हे एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात कर चुके हैं और मेंडेलियन डिसऑर्डर नाम ही से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो मेंडल से रिलेटेड है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। Broadly, genetic disorder may be grouped into two categories, that is Mendelian and chromosomal disorder. Genetic disorder को अगर बड़े लेवल पे हम बात करें तो दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला था मेंडेलियन और दूसरा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो जीन के अल्टरनेशन की वजह से होता है, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो क्रोमोसोम के अल्टरनेशन की वजह से होगा। दोनों में बेसिक आपको समझ में आ गया। These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance. ये वाला जो डिसऑर्डर है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिस तरह से होता है उस तरह से ये भी होगा। The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family of the pedigree analysis. यानी कि किसी परिवार की पेडिग्री का एनालिसिस करके हम ये इस बात का पता लगा सकते हैं कि उस परिवार में मेंडेलियन डिसऑर्डर किस तरह से हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर एक परिवार है उसके अंदर हीमोफीलिया किसी को हुआ है तो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि उस परिवार में और किसको मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड प्रीविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये जितनी भी बीमारियों के नाम मैंने अभी आपको बताया ये सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको आए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं तो आप इनका नाम याद रखिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। एक ये बात याद रखिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। आई होप डोमिनेंट और रिसेसिव अब तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा है कि बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेड इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जो ट्रेड है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सिमिलरली द ट्रेड मे ऑल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम इन द केस ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, ये भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा है कि इट इज़ एविडेंट दैट दिस एक्स linked recessive trait show transmission from carrier female to male progeny। एक इम्पॉर्टेंट है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। यानी कि अगर कोई डिसऑर्डर है वो एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है तो अगर वो फीमेल रिसेसिव फीमेल से वो मेल के पास जाएगा, ये आपको याद रखना है। A representative pedigree is shown। पेडिग्री दिया हुआ है डोमिनेंट और रिसेसिव का, डिस्कस विथ योर टीचर। ओके, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है। ये आपको एकदम ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार आया है। ये 2019 या 20 में शायद आया था, 19 या 20 में शायद आया हुआ था। ये यही दिया हुआ था, मतलब ये सेम यही डायग्राम दिया हुआ था और पूछा था कि ये क्या है। तो देखो ये जो पहला वाला है ए, ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, डैट इज़ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है। और ये दूसरा वाला है ये ऑटोसोमल रिसेसिव का है, यानी कि ये डोमिनेंट का है और ये रिसेसिव का है। ठीक है, दोनों ही ऑटोसोमल है। एक ये सिकल सेल का है और ये हमारा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है। यहाँ पे देखो एक चीज़ देखने को मिला है कि अभी क्या बोला कि जो एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव होगा वो फीमेल कैरियर फीमेल से मेल में जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही ऑटोसोमल का है। ये मम्मी है, ये पापा हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो देखो ये जो बेटा है इसको हुआ, ये बेटी को हुआ। क्योंकि ऑटोसोमल है इसलिए ये बेटा बेटी दोनों को होगा। ऑटोसोमल का ये खास बात होता है कि वो बेटा बेटी दोनों को हुआ। देखो इसमें मम्मी पापा दोनों में से किसी को भी दिख नहीं रहा है लेकिन है, रिसेसिव तौर में है। देखो तो ये क्या होगा कि एक बेटी को भी हो रहा है, बेटा को भी हो रहा है। तो ये आपको फिगर याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो पहले बीमारी है वो है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा है। तो पहली जो मैं पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करूँ आपको याद रखना है। पहला ये कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट इन द आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ डिस
डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। इसमें क्या होता है कि लाल और हरे कलर के बीच में, जिस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वो इंसान लाल और हरे रंग के बीच में फ़र्क नहीं समझ पाता है। और क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उसका जो रेड और ग्रीन जो कोन सेल होता है आई का, वो ख़राब हो जाता है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। ये क्यों होता है? तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन होते हैं जो डिफेक्टेड हो जाते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। इट अकर अबाउट 8% ऑफ मेल एंड अबाउट 0.4% ऑफ द फीमेल। ये रेशियो आपको याद रखना है कि 8% यानी कि मेल में ये चीज़ ज़्यादा होता है, 8% मेल में होता है जबकि 0.4% फीमेल में होता है। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। दिस इज बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि जो जीन होता है ना, लाल और हरे रंग के लिए जो जीन होता है वो हमारा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। चूंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही परेशानी आई है, इसलिए ये बीमारी होती है। मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और जबकि फीमेल के पास 2 होता है। इसलिए सन ऑफ ए वुमेन हु कैरियर the gene has a 50% chance of being color blindness। मान लो ये फीमेल है और ये हमारा मेल है, ठीक है। इसके पास एक के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो जाहिर सी बात है ये अपने बेटे को कौन सा देगी? या तो ये वाला देगी, नहीं तो ये वाला देगी। तो अगर ये वाला किसी के पास जीन चला गया, चूँकि कलर ब्लाइंडनेस एक्स की वजह से होता है, तो फादर जब भी अपने बेटे को देगा तो क्या देगा? वो वाई देगा। तो वाई पे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो बाप का तो इसमें रूल है नहीं। लेकिन जो मम्मी है, मम्मी के पास एक एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और एक के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर ये वाला किसी मम्मी ने ये वाला इस बेटे को, मतलब राम, मान लो ये कोई मम्मी है, इसने अपने बेटे को दे दिया ये वाला एक्स, तो 50% चांस है कि बेटे को भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। मान लो ये वाला अगर नहीं दिया, ये वाला अगर दे दिया, तो फिर बेटे को नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। मदर को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव जीन है। अगर डोमिनेंट होता तो हो जाता। दिस मीन इट इज इफेक्ट इन सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। क्यों? क्योंकि देखो मम्मी ये है, चूँकि ये जो जीन है वो रिसेसिव है तो मम्मी को होगा नहीं, लेकिन बेटे को हो जाएगा। ये जो है ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल इसके ऊपर डोमिनेंट रहेगा, तो वही इसको नहीं होगा। डॉटर विल नॉट नॉर्मली द कलर ब्लाइंड। जो लड़की होगी वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी। कब नहीं होगा? तब तक नहीं होगा जब तक कि मदर जो है वो कैरियर हो और उसका फादर कलर ब्लाइंड हो। यानी कि किसी भी लड़की में कलर ब्लाइंडनेस होने का चांस इसलिए कम होता है, रीज़न ये है, पहला कि ये तो एक एक्स लिंक्ड है, दूसरा ये कि ये रिसेसिव है। एक तो एक्स पे होना चाहिए, दूसरा रिसेसिव है, तो बेटी को तभी ना होगा जब इसको भी होगा और इसको भी होगा। यानी कि ये फादर है, फादर को भी कलर ब्लाइंडनेस होगा और मम्मी में रिसेसिव होगा, और ये वाला अगर यहाँ आ गया और ये वाला जब यहाँ आएगा तब ना बेटी को होगा। इसीलिए लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस का चांस कम होता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में आपको याद रखना है कि दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये क्या होता है कि ये भी सेक्स लिंक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। ये एक्स लिंक होता है, साथ ही साथ ये भी मेल प्रोजेनी में पास करेगा, ठीक है। इन दिस डिजीज सिंगल प्रोटीन that is part of the cascade of protein involved in the clotting of the blood। इसमें क्या होता है कि अगर बेसिकली हीमोफीलिया क्या होता है ना कि अगर कहीं पे जिस इंसान को हीमोफीलिया हुआ रहेगा उसका अगर कहीं पे कट लग गया तो खून बहता ही रहेगा, वो बहना नहीं रुकेगा। यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसके अंदर कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस डिजीज a gene protein that is part of the cascade of protein involved in the clotting of blood is affected। वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। Due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding। अगर सिंपल कट भी लग जा रहा है तो ब्लीडिंग होता रहेगा। The heterozygous female carrier, मान लो ये हीमोफीलिया है, फीमेल है, वो हेट्रोजाइगस है, मे ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन। वो अपने बेटे को देगी, 50% ही देगी, लेकिन अपने बेटे को देगी, क्योंकि या तो वो अपने बेटे को ये वाला देगी एक्स, नहीं तो ये वाला देगी। अगर ये वाला देगी तो उसको हो जाएगा हीमोफीलिया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है।
The possibility of a female becoming hemophilic is extremely rare because the mother of such female has to at least carrier and the father should be hemophilic, यानी कि unviable in the later केस स्टेजेस ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये होता है कि लड़कियों को हीमोफीलिया होने का चांस कम रहता है। रीज़न ये है कि ये एक तो एक्स लिंक है, सेक्स लिंक्ड है, साथ ही साथ ये रिसेसिव है। लड़की को हीमोफीलिया तभी होगा, ये रिसेसिव है, जब इसके पास दोनों के दोनों हीमोफिलिक जीन आएंगे, एलील आएंगे। और ये कब होगा? जब इसके पापा को भी हीमोफीलिया हुआ रहेगा और मम्मी को या तो हीमोफीलिया हुआ रहेगा और नहीं तो वो हीमोफीलिया की कैरियर होगी, तभी लड़की को हीमोफीलिया होगा। अदरवाइज हीमोफीलिया लड़कों को ज़्यादा होता है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एंड शी वॉज द कैरियर ऑफ द डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्वीन विक्टोरिया था, क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में हीमोफीलिया हुआ था और उनको कैरियर भी माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसके अलावा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो सारे के सारे सेक्स लिंक थे, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोजोमल है। अभी तक जो भी पढ़ा सारे के सारे रिसेसिव थे, ये भी रिसेसिव है। डेट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग विद बोथ द पार्टनर और कैरियर ऑफ द जीन, यानी कि हेट्रोजाइगस। ये कब ट्रांसमिट होगा? जब दोनों के दोनों पार्टनर जो होते हैं वो ऑफ मतलब कैरियर होंगे। इसके अलावा द डिजीज इज कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। दैट इज, ये आपको याद रखना है कि सिंगल पेयर ऑफ एलील से ये कंट्रोल होते हैं। द आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल इतना शो द डिजीज फिनोटाइप, और ये जो रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी होते हैं ट्रांसम्यूटेशन का। कहने का मतलब ये है कि ये भी चूँकि रिसेसिव है तो किसी इंसान को हीमोफीलिया तभी होगा जब उसके पास दोनों के दोनों सिकल सेल एनीमिया के दोनों एलील रहेंगे। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो आपको याद रखना है वो यहाँ पे है कि ये चेंजेस आता है जब नॉर्मल ये हीमोग्लोबिन, नॉर्मल जो आरबीसी होता है वो सिकल शेप्ड हो जाता है। ये देखो सिकल शेप्ड हो गया ना, तो इस तरह से क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसी का जब शेप चेंज कर जाएगा, दूसरा चेंज क्यों होता है ये, तो ये वाला जो आपको कोड देख रहे हो जेनेटिक कोड, ये चेंज होता है। यहाँ पे एक जगह पे यू आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली ग्लूटा में ये जो GLU है इसकी जगह पे वैलिन आ जाता है, तो यहाँ इसकी वजह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, वैलिन से चेंज होता है कहाँ पे? 6 नंबर पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन पे, यानी कि हीमोग्लोबिन में 2 चेन होते हैं, अल्फा और बीटा। तो बीटा ग्लोबिन का जो चेन होता है उसके 6वें नंबर पोजीशन पे यहाँ पे वैलिन आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देख लो, ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। इसके अलावा द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल बेस, चूँकि एक ही बेस में चेंज हो रहा है इसीलिए इसको सिंगल बेस पेयर चेंज कहा जाता है। 6 नंबर कोडोन पे ये, और म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडर द पॉलीमराइजेशन, इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो कम उसमें जाता है, बाइकॉन्केव शेप में ज़्यादा जाता है लेकिन इसमें कम जाता है, जिससे ये परेशानी होती है। इसके अलावा है फिनाइलकेटोन यूरिया। फिनाइलकेटोन यूरिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है कि दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल है पहली बात, दूसरा ये रिसेसिव है। ये आपको याद रखना है। ये इनबॉर्न होता है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन, जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर लैक एन एंजाइम, एक एंजाइम लैग नहीं रहता है उसमें, जो कि कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। कहने का मतलब ये हुआ कि फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहली बात, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आता है कि ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक एंजाइम है जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है और वो एंजाइम ही इसमें अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी आती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानिन इज एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। इसमें क्या होता है कि चूंकि वो एंजाइम तो बन नहीं रहा है,
तो उस एंजाइम का काम था फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना, लेकिन अब वो एंजाइम है ही नहीं, वो उस एंजाइम में प्रॉब्लम आ गया है। तो अब क्या होगा कि फिनाइल एलानिन अब एक्यूमुलेट होगा, तो जमा होने लगेगा। तो जब बहुत सारा फिनाइल एलानिन हो जाएगा तो वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, नहीं तो फिर दूसरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अकोमुलेशन ऑफ दिस इन द ब्रेन में जब ये चीज़ एक्यूमुलेट होगा तो रिजल्ट होगा मेंटल रिटार्डनेस, इंसान के अंदर होने लगेगा। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, क्योंकि किडनी में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, डेट्स वाई ये हमारा एक्सक्रीट आउट होने लगेगा बॉडी से। ठीक है, लास्ट वन ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर में है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में है कि इट इज़ ऑल्सो एन ऑटो, ये भी ऑटोजोमल है, लिंक्ड, साथ ही साथ ये रिसेसिव है, ये सेम बात है, ये भी ऑटोजोमल है और रिसेसिव है। ब्लड डिजीज़ है, पहला ये, दूसरी बात ये कि ये ब्लड डिजीज़ है। तीन बातें होगी, ऑटोजोमल है, रिसेसिव है और ब्लड डिजीज़ है। इसमें होता है क्या है कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग विद द बोथ पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन हेटेरोजाइगस। ठीक है, इसमें अनअफेक्टेड दोनों ही पार्टनर अगर कैरियर रहेंगे तो भी ये चीज़ ट्रांसमिट हो जाएगा, इसके तभी ये ट्रांसमिट होगा, यानी कि दोनों ही पार्टनर को कैरियर होना पड़ेगा, एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन, ये डिफेक्ट क्यों होता है, या तो म्यूटेशन हो जाएगा नहीं तो डिलीट हो जाएगा, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। इसमें ग्लोबिन चेन में कुछ ना कुछ परेशानी आ रहा है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनने में परेशानी हो रही है। दिस काउजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसमें जो हीमोग्लोबिन बन तो रहा है लेकिन एबनॉर्मल बन रहा है मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इनटू एनीमिया, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजीज़। कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो एबनॉर्मल तौर से बनता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, और इसी बीमारी को थैलेसीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऑटोजोमल और रिसेसिव डिजीज़ है, ये एक मतलब ब्लड का डिसऑर्डर है। ठीक है, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। थैलेसीमिया को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन में दो चेन होता है, अल्फा और बीटा, तो कौन सा चेन अफेक्टेड हो रहा है इसके बेसिस पे हम लोग थैलेसीमिया को क्लासीफाइड करते हैं। In alpha thalassemia, the production of alpha globin chain is affected, while beta thalassemia production of beta globin chain is affected. हीमोग्लोबिन में जो दोनों चेन है, अगर अल्फा में प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, और अगर बीटा में प्रॉब्लम है तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, जिसको HB1 और HBA1 और HBA2 बोलते हैं। कौन से नंबर पे, ये आपको याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर। अल्फा में प्रॉब्लम आ रहा है तो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऑफ ईच पेरेंट एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन। इसके अलावा द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। ज़्यादा जीन अगर अफेक्टेड होगा तो कम अल्फा जो ग्लोबिन होगा, अल्फा ग्लोबिन वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। जबकि जो बीटा थैलेसीमिया होता है वो कंट्रोल होता है सिंगल HBB। दो बातें आपको याद रखनी है, पहला ये कि जो अल्फा वाला होता है वो 16 नंबर से रिलेटेड है, इसमें 2 ठो होता है जीन, और जबकि जो बीटा वाला होता है वो 11 नंबर क्रोमोसोम पे होता है, इसमें एक ही जीन होता है। ठीक है, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। ये जो थैलेसीमिया होता है वो सिकल सेल एनीमिया से अलग है। कैसे अलग है? वैसे है कि द फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, वाइल द लेटर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग और इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिकल सेल एनीमिया था उसमें क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ रहा था, जबकि जो बाद वाला है उसमें क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।